लोग प्रश्न पत्र देख रहे हैं, ये 2014 का समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र है और एमपीपीएससी का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में 4 अगस्त को है ना। और एमपी सेट का तो दिसंबर में है ना, 15 दिसंबर को। तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ये जून 2014 का विगत वर्ष का यूजीसी नेट का समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र है, जो मैंने 45 तक के आप लोगों पर इन प्रश्नों पर बातचीत कर चुका हूँ। आगे हम बात करने वाले हैं 46 से। और यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। आपको एक तरफ सिद्धांत मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आपका विद्वान के नाम मिल रहे हैं। मैच करना है आप लोगों को। एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि विकासवादी ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है या किसके द्वारा प्रस्तुत हुआ है। तो आप सबको पता होना चाहिए, ऑगस्ट काम्टे ने इसको प्रस्तुत किया है, विकासवादी ये सिद्धांत को। और ऑगस्ट काम्टे ने विकास के 3 स्तरों की व्याख्या पॉजिटिव फिलॉसफी में प्रस्तुत की है। किसमें किया है? बंद करो तुम्हारा। हाँ, इवन म्यूट होके बात करें आप लोग, ठीक है। तो ऑगस्ट काम्टे ने विकास के 3 स्तरों की व्याख्या, याद रखना आप सभी लोग, पॉजिटिव फिलॉसफी में किया है। और 3 स्तर कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऑगस्ट काम्टे के 3 स्तर। नंबर 1 पे आपका आएगा धार्मिक चरण, नंबर 2 पर आपका आएगा आध्यात्मिक चरण, और नंबर 3 पर आएगा सकारात्मक चरण। ये 3 स्तर आप लोग ध्यान रखेंगे। काम्टे ने सुझाव भी दिया था कि समाज में ये 3 बुनियादी हैं, इसी धार्मिक और आध्यात्मिक और सकारात्मक का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक चरण। क्या बोलते हैं बताइए? वैज्ञानिक चरण कहते हैं हम लोग, ठीक है। याद रहेगा, प्लीज़ एक बार स्पष्टीकरण करिएगा। 3 चरण, या आप इसे 3 नियमों के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, है ना। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा परीक्षा के लिए। ये 3 स्टेजेस के रूप में जाना जाता है ना। परीक्षा में पूछा भी गया है, कई बार रिपीटेड हुआ है ये, ठीक है। इंग्लिश में इसे जो है थियोलॉजिकल बोला जाता है। तो इंग्लिश में क्या कहा जाता है? थियोलॉजिकल कहा जाता है, क्योंकि पेपर में इंग्लिश में भी आ जाता है। और आध्यात्मिक वो क्या बोला जाता है? मेटाफिजिकल, ओके, मेटाफिजिकल स्टेज बोला जाता है। और तीसरे वाले को पॉजिटिव स्टेज कहा जाता है, या आप इसे साइंटिफिक भी कह सकते हैं, है ना। समझ रहे हैं आप? पॉजिटिव, बस। अब चलिए आगे। चक्रीय सिद्धांत आता है। चक्रीय सिद्धांत, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सेरोकिन ने अपनी पुस्तक कल्चर डायनेमिक में चक्रीय सिद्धांत को लेकर बात किया है। और चक्रीय सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत है। तो उसके अनुसार संस्कृति के 3 रूपों में गमन कर अपनी पूर्व अवस्था में पहुंच जाती है। इस तरीके से बात चक्रीय सिद्धांत में बताया गया है। तो चक्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सेरोकिन के द्वारा दिया गया है। ये बात याद रखिएगा आप सभी लोग। सामाजिक परिवर्तन में, हालांकि चक्रीय परिवर्तन रेखीय सिद्धांत के रूपांतरण में अर्नोल्ड जे का नाम आता है, ओसवाल्ड स्पेगलर का भी नाम भी देखने को मिलता है चक्रीय सिद्धांत में, है ना। तो ये भी 2 नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे चक्रीय सिद्धांत की प्रक्रिया में, ठीक है। तो इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। संघर्ष का सिद्धांत, आज आपकी एक थ्योरी मिलेगी और उसमें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे तो लिखा भी है कार्ल मार्क्स का ही नाम।
और संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम है, डेविस। और ये किंग्सले डेविस का है ना। किंग्सले डेविस के साथ एक नाम और आता है, कोई बताना चाहेगा? किसी भी बच्चों को याद है कि नहीं? मैंने पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। सर किंग्सले मार्क्स। नहीं सर लेविस। नहीं, मुर्रे, है ना। विल्मर्ट मुर्रे का नाम आता है संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम में, और प्रकारात्मक अभिगम में किसका नाम आता है? ऑटो रैंक का नाम आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें किंग्सले डेविस ने कहा है कि संरचना में प्रत्येक अंग का अपना महत्व होता है और एक दूसरे से मदद करते हैं, जिसमें सभी एक दूसरे से मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं, ये बात कही गई। बाकी तो संघर्ष के सिद्धांत में पता है, सर्वहारा वर्ग का बुजुर्गवा वर्ग द्वारा शोषण, अतिरिक्त मूल्य, पूंजी और कार्य वर्ग संघर्ष का कारण है, और समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये बात कार्ल मार्क्स के द्वारा बताई भी गई है, और ये संघर्ष के सिद्धांत में आ जाता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ है यहाँ पर? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी थर्ड वाला ऑप्शन सही गया। सर जी, सर ये संरचनात्मक प्रकारात्मक में ब्राउन भी आते हैं क्या, रॉबर्ट ब्राउन? रेड क्लिफ ब्राउन। जी जी। देखो रॉबर्ट, ये सब विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिपादन में केवल दो ही विद्वान का नाम याद रखिएगा, किंग्सले डेविस, विल्मर्ट मुर्रे का ही। अपने अपने विचार, जैसे अब देखिए संघर्ष में द्वंद्वात्मक में अपने अपने विचार कई विद्वान ने दिया, लेकिन मुख्य रूप से अगर नाम किसी का आता है तो वहाँ पे कार्ल मार्क्स आता है, और जब भी विचार लेकर आता है वो अलग अलग आता है। तो आज मैं थोड़ा सा बात करूँगा ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पर। 3-4 विद्वान के नाम है ना, तो उस पर बताऊँगा कि किस तरीके से वो अलग अलग हैं। कॉलिंस कैसे अलग है, रेडक्लिफ ब्राउन कैसे अलग है, वहाँ पर बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे संरचनात्मक प्रकारवाद में अगर उपागम में नाम लीजिएगा, दोनों का सबसे सर्वोच्च पर रखिएगा। बाकी इसके बाद वो विचारक हैं, प्रतिपादक नहीं है। आप ये कहें कि ये मुख्य रूप से आए हैं, तो मुख्य रूप में नहीं है, बढ़ावा देने के रूप में है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, ओके सर। जी जी। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? देखिए बड़ा आसान सा इस क्वेश्चन आ गया है ना। अब देखिए आसान सवाल ये है कि सांस्कृतिक वैविध्य शब्द आ रहा है, वैविध्य समुदाय का तत्व ही नहीं है, ये समुदाय में विविधता ना मतलब, हाँ सर नहीं वैविध्य। आया। हाँ, इसका मतलब है कि ये, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ जैसे भूभाग की, फीलिंग की, आत्मनिर्भरता की, ये समस्त ऐसे पहलू होते हैं जो बेसिकली समुदाय के लिए आवश्यक होते हैं। समुदाय एक निश्चित भूभाग में रहने वाला व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें हम की भावनाओं से बंधे होते हैं, है ना। ये तो आप सबको पता भी होगा, और ये प्रक्रिया रिप्रेजेंट करने वाला अगर कोई विद्वान भी है तो उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। नाम बता दीजिए, किसका नाम है? अरे भाई नाम पता होना चाहिए, बोगार्ट्स महोदय का ही तो नाम आता है। जी सर। अब यहाँ पे देखो, कल्चर वैविध्य या विविधता या डाइवर्सिटी, ये शब्द रिलेट होता है। तो सांस्कृतिक विविधता का अर्थ जानते हैं क्या होता है? किसी संगठन या समाज में विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोण सहित विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व है। अच्छा, उसी इस प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता शब्द रिलेट कराई जाती है ना। तो समाज या सामाजिक समूह की विशेष या आध्यात्मिक, भौतिक, बौद्धिक, भावनात्मक विशेषताओं के समूह को ही हम लोग सांस्कृतिक विविधता कहते हैं, या वैविध्य शब्द भी कह सकते हैं। तो सही ऑप्शन तो यहाँ पे तत्व नहीं था, वो तीसरा वाला ही था, यानी सी वाला। 48 में प्राथमिक समूह मानवीय प्रकृति की नर्सरी है, इसकी प्रतिपादन किसने किया है? बड़ा आसान सा सवाल, और यदि नहीं सुना है तो आज आप लोग सुन भी लेंगे इसके बारे में। सर चार्ल्स कूले। कूले सर कूले। अच्छा, चार्ल्स हर्टन कोले का नाम आता है। हिज लाइफ एंड हिज सोशल थ्योरी में कहा है, किस किताब में कहा? हिज लाइफ एंड हिज सोशल थ्योरी किताब में कहा है
कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है, चार्ल्स हर्टन कूले का नाम आता है। और सही विकल्प यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही है। इसमें दो बातें हैं इनके कूले के अकॉर्डिंग, सुनिएगा बड़े ध्यान से। कूले महोदय कहते हैं कि एक इंसान जो है चीज़ें सीखता है, अपेक्षा करता है कि और भावनाओं को विकसित करना यहाँ पे शुरू कर देता है। तो जब भावनाओं को विकसित कर दे, इंसान जो चीज़ें सीखता है उस प्रक्रिया में, उस आधार पर प्राथमिक समूह जो है मानव प्रकृति की नर्सरी के रूप में जानी गई। दूसरा आप ये कह लीजिए कि सामाजिक समूह वफादारी, ईमानदारी और सहानुभूति के बारे में जानने की अगर कोई अवस्था है तो वो भी आपका चार्ल्स हर्टन कूले के द्वारा ही प्राकृतिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है। इन प्रक्रिया में ये स्टेटमेंट है, एक स्लोगन है, आप ऐसा कह सकते हो। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला सही जाएगा, है ना। सोसाइटी इन इंडिया के लेखक कौन? सोसाइटी इन इंडिया के लेखक कौन? सर ऑप्शन सी, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस कहाँ है? अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में। सर आंध्रे बेते। आंध्रे बेते ही कह रहे हो। चलो देखिए, मैं आपकी एक चीज़ बता दूं। पहली बात तो ये बात ध्यान रखना होगा कि एक किताब कई विद्वानों के द्वारा प्रकाशित की जाती है ना, बट शब्दों का केवल परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों को अगर शब्द याद रहेंगे तो आप आसानी से इस किताब के नाम भी याद कर सकते हैं। तो ये जो किताब आपके सामने सोसाइटी इन इंडिया की किताब है, एक तो चार्ल्स हर्ट कूले का नाम भी रिप्रेजेंट होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो एक नाम रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर का रिप्रेजेंट होता है ना। ठीक है, ये भी देखो, मैं सोसाइटी जैसे पुस्तक पर बात कर रहा हूँ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। और एक इंडियन सोसाइटी है, एस.सी. दुबे का नाम आता है इंडियन सोसाइटी में, एस.सी. दुबे। हामिद अंसारी का भी नाम इसी के अंतर्गत आ जाता है ना। और एक इंडिया सोसाइटी केवल है, इंडियन नहीं है, इंडिया सोसाइटी है, वो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम। सर फिर से बोलिए, क्या बोले थे? गोखले जी का? गोपाल कृष्ण गोखले, इंडिया सोसाइटी, इंडिया। हाँ इंडिया सोसाइटी, है ना। और एक नाम यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं कि सोसाइटी इन इंडिया के लेखक, तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, डेविड जी मेंडलबॉम का नाम, ठीक है। इंडियन सोसाइटी जैसी किताब में इनका नाम रिप्रेजेंट होता है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा प्लीज़, एक बार थोड़ा सा होल्ड रखना आप सभी लोग। देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडियन जो है सोसाइटी इन इंडिया, तो नाम सही यहाँ पर आता है डेविड जी जो है मेंडलबॉम का नाम, और ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। देखो, इस किताब में भारतीय समाज का गहन अध्ययन किया गया है और बताया गया है कि भारतीय समाज की जो विविधता है वो बेसिकली विषम है, और ये बात सत्य भी है। आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि अलग अलग संस्कृति है, कल्चर है ना। हर एक समाज में अपनी एक परंपरा है, प्रतिमान है, रीति रिवाज है ना, मानदंड है। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि सोसाइटी इन इंडिया की जो किताब है वो समाज की विविधता को बताता है। इन्होंने भारतीय समाज की विविधता में एकता तथा संस्कृति का अध्ययन किया, एकता और संस्कृति का अध्ययन किया। किसने? मेंडलबॉम ने। मेंडलबॉम, हाँ, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है ये, जिन्होंने भारत में इन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सोसाइटी इन इंडिया की पुस्तक के माध्यम से, है ना। आपको बता दूं कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय
फ्रेकली में 40 वर्षों के लिए अधिक समय तक मनोविज्ञानी के प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, डेविड जी मेंडल बॉम। सोसाइटी इन इंडिया किताब बहुत फेमस है। यदि ये किताब आपके 2024 में देखने को मिलेगा तो इनके साथ साथ और भी विद्वानों के नाम मिलेंगे जो सोसाइटी इन इंडिया की किताब को प्रकाशित करते हैं या जो बताते हैं। तो याद रखिएगा, अगर यही किताब आपको पता रहेगा तो आप आसानी से ऑप्शन का भी चुनाव कर पाएंगे कि सोसाइटी इन इंडिया। और इंडिया सोसाइटी तो आपको पता है, एस.सी. दुबे का नाम है ना, ये भी याद रखिएगा, इंडिया सोसाइटी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 50, यह किसकी युक्ति है कि परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है? M.G. स्मिथ, D.H.J. मॉर्गन, G.P. मॉर्डॉक और टालकाट पार्सन्स। प्लीज जवाब बताइए कि परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव जो है व्यक्तित्व का उत्पादन है। क्या टालकाट पार्सन्स यहाँ पे सत्य होंगे? बिल्कुल, यहाँ पे स्टेटमेंट में आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तित्वों का उत्पादन होता है। इन्होंने मानव समाज की इकाई परिवार को माना है। मानव समाज की इकाई परिवार को माना है टालकाट पार्सन्स ने। कहा है कि यह इकाई बिना समाज के नहीं चल सकती। सामाजिक संगठन की आधारभूत इकाई का निर्माण परिवार करता है और यह कल्पना करना कठिन है कि कैसे मानव समाज इसके बिना कार्य कर सकता है। परिवार को सर्वव्यापी सामाजिक संस्थान के रूप में देखा जाता है जो मानव समाज का एक अनिवार्य अंग है ना। टालकाट पार्सन्स ने जो है मूल्यों के अग्रणी सामाजिक विचारक के रूप में जाने जाते हैं और वहीं इन्होंने परिवार कारखाना है जहां मानव व्यक्तित्वों का उत्पादन होता है, ऐसा स्टेटमेंट टालकाट पार्सन्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये युक्ति है, एक प्रकार का स्टेटमेंट है टालकाट पार्सन्स का, याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर आपका डी वाला ही सही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे इसका आंसर भी है, ठीक है, दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 43 का ए और सी दिया है। 43 देखते हैं एक बार, 43 में क्या था। में निम्नलिखित में से किसने मार्क्स के सिद्धांतों को बहुउद्देशीय विश्व का एकल कारणीय व्याख्या ठहरा कर आलोचना की थी? अच्छा, मैक्स वेबर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है ये। और रेडॉल्फ कॉलिंस ने भी इसकी जो है बेसिकली व्याख्या किया है। यहाँ पर आंसर की में आयोग के द्वारा बताया गया है A+ में C। जो बच्चे ने देखो, ये तो आपको किताबों में भी मिल जाता है, कहीं कहीं स्टेटमेंट में रेडॉल्फ कॉलिंस का भी नाम मिल जाएगा। ठीक है, दोनों सही बात बता रहा है यहाँ पे। यदि ए आपने लगाया तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, यदि आपने सी भी लगाया तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए और सी दोनों वाले ऑप्शन जो है करेक्ट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है इसके प्रतिपादन के बारे में बताया गया था, ए और सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में आयोग के द्वारा ये दिया भी गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे हम लोग। ठीक है, बताइए आगे चला जाए प्लीज। जी सर। चलिए अब देखिए, बात करते हैं, ये पेपर 3 है, समाजशास्त्र का ही ये जो है क्वेश्चन पेपर है। और अब हम लोग तीसरा प्रश्न पत्र कर रहे हैं जून 2024 का, 2014 का है ना, 2014 का समाजशास्त्र का पेपर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? अच्छा जी, पेयर सही बताया गया है। भारत में आदिवासी समुदाय के विस्थापन में योगदान दिया है।
तो पहला कहता है कि वनों, देखो पहले यहाँ पे पॉइंट को पढ़िए, वनोन्मूलन, विकास परियोजना, ऋण जाल, भूमि अधिग्रहण, भूमि संक्रमण, अकाल, है ना। सवाल है आदिवासी समुदाय के विस्थापन के परिप्रेक्ष्य में, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि परीक्षा में यहाँ जो सवाल पूछा गया है वो किस दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट किया गया है, ये जानना अत्यंत आवश्यक रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा, विस्थापन का मतलब पता ही होगा आप लोगों को, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना हम लोग, जहाँ मान लीजिए कोई एक वास्तविक दूरी से आप जब शुरुआत करते हैं, अब पुनः उसी दूरी पे आ जाते हैं तो उसे विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन एक सदिश राशि होता है, साइंस में बेसिकली इसको बताया जाता है, जहाँ परिणाम और दिशा दोनों एक प्रकार से रिप्रेजेंट होते हैं। जो चीज़ें जहाँ से स्टार्ट होती है पुनः वहीं पे आ जाना डिस्प्लेसमेंट का पार्ट हो जाता है। तो कहने का आशा ये था कि आदिवासी समुदाय में भी विस्थापन का पार्ट, तो इसके नीचे कूट दिया गया और बनाया गया है ऊपर के आधार पे। जैसे ये जो विकास परियोजना है, कहा कि इसके बाद भूमि संक्रमण और फिर उसके बाद ऋण जाल आता है। कहा ये विस्थापन का पार्ट है, पहले विकास परियोजना से चलेगा, फिर भूमि संक्रमण से होगा, फिर होते हुए ऋण जाल तक जाएगा। फिर एक कहा कि वनोन्मूलन जो है वो ऋण जाल से जाएगा, फिर उसके बाद अकाल की तरफ बढ़ेगा। विकास परियोजना है ये भूमि अधिग्रहण की तरफ जाएगा, फिर उसके बाद अकाल की तरफ चला जाएगा। विकास परियोजना है तो वनों उन्मूलन होगा और फिर उसके बाद भूमि अधिग्रहण होगा। अच्छा, कितने लोग जानते हैं वनों उन्मूलन शब्द को? इसके केवल अर्थ पूछा है आपसे, पेड़ों की कटाई, किसी बच्चे ने जवाब दिया है भाई, और कोई? वनों उन्मूलन का मतलब क्या हो सकता है? क्या बिना पौधारोपण किए पेड़ों को लगातार कटने के द्वारा जंगलों को तेजी से नुकसान वाली प्रक्रिया को वनों उन्मूलन के रूप में हम कह सकते हैं? या आप ये कह लो कि वनों के क्षेत्रों में बहुत से पेड़ों को जलाया गया हो या काटा जाता हो, आप ऐसा भी कह सकते हो। या वनों की कटाई कह सकते हैं, बड़े क्षेत्र में पेड़ों की कटाई कह सकते हैं, इन संदर्भ में आता है वनों उन्मूलन। अब सुनिए, देखिए, विकास परियोजना, वनोन्मूलन, भूमि अधिग्रहण ने भारत में आदिवासी समुदाय के विस्थापन में योगदान दिया है। अतः विकल्प जो डी है ये आपका सत्य की तरफ अग्रसर है। विकास परियोजना के कारण जंगल की लगातार कटाई की जा रही है, चाहे वह सड़क परियोजना के लिए हो या बांधों के निर्माण के लिए हो। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अगर विकास परियोजना के कारण क्या जंगल की कटाई की जा रही है, क्या सड़कों के परिवहन के लिए, बांधों के निर्माण के लिए वनों की कटौती की जा रही है। यदि की जा रही है तो ये पहला और दूसरा पॉइंट सही तरीके से मिलाप या मिलन इसका हो रहा है। वहीं इन सभी परियोजनाओं को लागू करने के लिए क्या आदिवासी समुदायों की जमीनों का अधिग्रहण या तो सरकार कर रही है या निजी कंपनी कर रही है? क्या इस बात से आप सहमत हैं? जितने आंदोलन हुए हैं वो आदिवासियों के द्वारा ही हुए हैं, बताइए। जी सर, बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल बात सही है। और जितने परियोजनाओं वगैरह में, और ये होता क्या है, या तो कोई निजी कंपनी है या तो सरकार है, उसको क्या कर लेती है, आदिवासियों की ज़मीन को हड़प लेती है, या तो बांध बना देगी तो वहाँ पर जल नहीं पहुँच पाएगा, अभाव हो जाएगा, ठीक है। और यही क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए आदिवासी बेसिकली जो है स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने कहा कि आदिवासी समुदाय की ज़मीनों का अधिग्रहण या तो सरकार कर रही होती है या तो निजी कर रही थी, निजी कंपनियां, तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से मैच हो रहे हैं सही तरीके से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। एग्जाम्पल समझिए, नर्मदा बांध का निर्माण हो या टिहरी बांध का निर्माण हो, सबसे अधिक विस्थापन का प्रभाव आदिवासी समुदाय पर ही पड़ा है।
है ना। और इन बांधों के निर्माण में बहुत अधिक जंगलों की कटौती भी हुई है और जंगल का अत्यधिक क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिस कारण से आदिवासी को अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है और विस्थापन का दशा उसको झेलना पड़ता है। ये कंडीशन बन जाती है इसमें। ठीक है सर सवाल जी। सर जो ऑप्शन ए है ये भूमि संक्रमण, इसका मतलब क्या है? देखिए भूमि संक्रमण शब्द है यहाँ पे, जो भूमि बेसिकली किसी के काम को ही रिप्रेजेंट ना की जा रही है ना। भूमि संक्रमण में मतलब यही कंडीशंस बनती है। आपने संक्रमणी भूमि का मतलब तो समझा ही होगा, पता ही होगा। ऐसा भूमिधर या भूमि में अपना हित का अंतरण, दान हो गया, पट्टा हो गया। पट्टा नाम सुना? पट्टा जमीन, जैसे जो जमीन पड़ी होती है कई समय से, है ना, किसी के काम में नहीं होता। अब तो बेसिकली वो जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, लास्ट कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ, वो बेसिकली उनके नाम हो गई थी, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो संक्रमण शब्द है वो पट्टा याद रखिएगा। किसी निश्चित अवधि के लिए जिन्हें भूमि का पट्टा दिया जाता है उन्हें हम लोग संक्रमणी भूमि कहते हैं। जी सर। ठीक है, तो वो शब्द तो अलग हो जाएगा ना, परियोजना के लिए पट्टा वगैरह थोड़ी, फिर तो आपने उसको ले लेंगे, है ना। वो तो सोच विचार की गई एक्टिविटीज़ है ना, गतिविधि है। यहाँ तो अंत में आपके सामने क्या रिप्रेजेंट होगा? भूमि अधिग्रहण शब्द भी रिप्रेजेंट होगा, है ना, ले लिया गया होता है। अब आंदोलन वगैरह के माध्यम से जमीन आएगी उसके पास, है ना। आसान सवाल था लेकिन लग बहुत टफ रहा था। शक्ल से ही देखिए कितना लंबा चौड़ा दे रखा है और कोड सही मिलाने के लिए बात कर रहा है। एंथोनी गिडिंस के अकॉर्डिंग संरचना से तात्पर्य क्या हो सकता है? बिल्कुल टू द फैक्ट वाला क्वेश्चन, फैक्ट वाला क्वेश्चन है सर ऑप्शन ए। नहीं नहीं नहीं, फैक्ट है ये। संरचना से अभिप्राय है बाधित करना और सक्षम करना, है ना। संरचना से ये अभिप्राय है जो विकल्प डी है, बाधित करना और सक्षम करना। देखिए संरचनाकरण के सिद्धांत में गिडिंस ने संरचना को बाध्यता मूलक के साथ साथ सहायता मूलक भी माना है। गिडिंस दुर्खिम की बाध्यता मूलक या दबाव मूलक संरचना की अवधारणा को स्वीकार किया और उनका मानना है कि साधन यानी एजेंसी या अभिकरण और संरचना एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इसका उद्देश्य संरचनाकरण के माध्यम से ज्ञान का विकास करना होता है। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। आज के विश्व में वैश्वीकरण की प्रघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में किसने किया है? बता सकते हैं? जॉर्ज रिटजर ने। शून्य की वैश्वीकरण के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो किसको जाना जाता है? जॉर्ज रिटजर को जाना जाता है ना। और आपको ये भी बता दें कि दी ग्लोबलाइजेशन ऑफ नथिंग ने वैश्वीकरण की प्रघटना का वर्णन किया है। इन्होंने इसमें गैर स्थान, गैर वस्तुएं, गैर लोगों तथा गैर सेवाओं का वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रेषित हुआ है। तो इसी के माध्यम से वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व में एक शून्यता का भाव आता जा रहा है और समाज भी लगातार प्रभावित होता जा रहा है। इस दृष्टिकोण से अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है ना। एमपीपीएससी वाले बच्चों के लिए मैंने एक पीडीएफ, जीएस घुरई हो गए, आपका एमएन श्रीनिवासन हो गए, जितने भारतीय समाजशास्त्री हैं उनके बारे में मैंने बताया है उसमें, उस पीडीएफ में। और देखिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत हुआ है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जीएस घुरई की किताब इनमें से कौन सी हो सकती है,
ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है थी 1948 में? बताइए। ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन किताब 1948 में लिखी गई थी और ये किताब किसके द्वारा रचित है, जहाँ पाश्चात्य सभ्यता के बारे में बताया गया था और ये बताया गया था कि किस प्रकार की नई सभ्यता के साथ अंतःक्रिया करने में समस्याएं आती हैं और किस प्रकार उनका समायोजन किया जाता है। ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन में जी.एस. घुरई का नाम आता है, 1948 की किताब है, ये बात ध्यान रखिएगा। और मैकिम मैरियट की एक किताब आती है ना, विलेज इंडिया नामक पुस्तक है ये, विलेज इंडिया नामक पुस्तक है ये, मैकिम मैरियट। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, जैसे इंडिया समुदाय अगर हो गया, कम्युनिटी, या इंडिया विलेज हो गया, या मॉडर्न विलेज हो गया, या मॉडर्न सोसाइटी हो गया, या मॉडर्न कम्युनिटी हो गया, इन किताबों में आपको वर्ष नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा परीक्षा में। इतिहास गवाह है 2004 से लेकर 2024 तक की जो जून तक के पेपर हुए उनमें बेसिकली ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है, ठीक है, जो आपको दर्शाया जाए इस तरीके के टाइप क्वेश्चन में कि भाई इंडिया विलेज हो या विलेज इंडिया, इस तरीके से ऊपर नीचे किताबें बहुत सारी हैं, एक दो नहीं है, केवल आपको अवधारणा पूछी जाएगी, शब्दों का केवल बदलाव होगा। तो विलेज इंडिया में मैकिम मैरियट की किताब आती है और ये बात सही है। और इस किताब में बता भी देता हूँ कि इन्होंने इस किताब के माध्यम से समझाने का प्रयास क्या किया है कि प्राचीन संस्कृति, कर्मकांड और संस्कृति को हटाए बिना किससे जोड़ा जाए या जुड़ जाए। तो मैकिम मैरियट ने अपने लघु और बृहद परंपरा के सिद्धांत में ये बताया कि जब इसके फैलाव का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तो लघु परंपरा बृहद परंपरा में परिवर्तित हो जाती है। और इसी तरह से उन्होंने भारतीय गांवों और उनकी प्रकृति की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। अतः आप ये बात कह भी सकते हो कि इस प्रश्न का जो जवाब जा रहा है बी वाले का, वो आपका रिलेट होगा पहले से। ए.आर. देसाई, दी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, बिल्कुल। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में चर्चा की गई है इस किताब में। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में सामाजिक शक्तियों से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की भूमिका का मूल्यांकन भी किया है ना, ये भी बात आपको ध्यान रखनी होगी। N.K. बोस, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, है ना, ठीक है। आदिवासियों के द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व शब्द भी शामिल होता है। जरा विकल्प बताइए। सर ऑप्शन बी यानी सेकंड। वास्तविकता की सामाजिक संरचना के लेखक कौन है? वास्तविकता के सर पीटर बर्जर। ओके, सही जवाब बेसिकली पीटर बर्जर के साथ साथ टी लकमैन का नाम आएगा, या लुकमैन भी कहा जाता है। तो समाजशास्त्र मानवीय समाज की विकास, प्रकृति और उसके नियमों का विज्ञान है। वास्तविकता की सामाजिक रचना की मूल अवधारणा है कि व्यक्तियों और समूहों के बीच सामाजिक व्यवस्था में अवधारणाएं, अंतर्वार्ता कई बार या बार बार प्रत्येक एक दूसरे की क्रियाओं का मानसिक प्रतिरूप सृजित करता है और यह अवधारणाएं संयोगवश पारस्परिक भूमिका एक दूसरे के संबंध में जो कर्ता द्वारा निभाई जाती है वही आदत बन जाता है। तो इसलिए सामाजिक रचना के बारे में, वास्तविकता की सामाजिक रचना के बारे में पीटर बर्जर और टी लकमैन या लुकमैन का नाम देखने को मिलता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, सी वाला।
क्वेश्चन नंबर 6, यह किसका कथन है कि सजातीयता और सजातीय समूहीकरण मूल कारक होते हैं और इस अर्थ में वे मानव अस्तित्व की अवस्था में ही निहित होते हैं? जवाब दीजिए। ऑप्शन बताइए। क्लास में नहीं हो क्या? सर इसका नहीं पता। नहीं पता सर। ओके, सर डी। डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा क्लिफोर्ड गिटर्स का नाम। क्लिफोर्ड गिटर्स ने कहा है कि सजातीयता और सजातीय समूहीकरण मूल कारक होते हैं, इस अर्थ में मानव अस्तित्व की अवस्था में निहित होता है। मानव के व्यवहार और नियम ही मानव के अस्तित्व का निर्धारण करता है। जैसे जैसे समानता का भाव बढ़ेगा, सजातीयता और सजातीय समूहीकरण भी बढ़ता जाएगा। मानव विज्ञानियों द्वारा सजातीयता को परिभाषित करने के लिए पारंपरिक प्रयासों के द्वारा मौलिक सिद्धांतों में विभाजित किया गया है, जिसका श्रेय क्लिफोर्ड गिटर्स को जाता है सन 1963 में, 1963 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। किशोर अपराध वृत्ति की घटनाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिकागो शहर को 5 क्षेत्रों में किसने विभाजित किया है? बता दीजिए। सर सदरलैंड। सदरलैंड सर। क्या सोच के आपने सदरलैंड का नाम लगाया है, जरा बताइए। सर अपराध। अच्छा, अपराध का नाम देखा है तो आपने सदरलैंड का लगा दिया। डीएसएसबी के अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज ही मैंने आप लोगों से, ठीक है, यहाँ पर CR शॉ और HD बैके का नाम जो है विचारधाराओं में, अपराध की विचारधाराओं में जो सामाजिक विचारधाराएं थी, जिसके तहत हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा देखा था, कुल 7 विचारधाराएं, उन्हीं में ये नाम मिलता है और ऑप्शन नंबर पहला सही है ना। देखिए, शिकागो शहर को 5 क्षेत्रों में CR शॉ और HD मैके ने विभाजित किया। नगरों में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो अपराध के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, जैसे गंदी बस्तियां। ऐसे क्षेत्रों में अपराधी तीव्रता से पनपते हैं, है ना, जिससे आपराधिक संस्कृति विकसित होती है। ये चीज ध्यान रखना है। चलिए, द अल्टीमेट रिसोर्सेज नामक किताब किसकी बताइए। सर साइमन। नहीं पता सर। ओके, यहाँ पे जूलियन लिंकन साइमन का नाम है ना आता है, और मानव प्राकृतिक संसाधनों के अधीन नहीं है, ऐसा इनका मानना भी है ना। इनका ऐसा जो है मानना भी है। मैं चाहूँगा कि इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, है ना। बाय द वे, हो सकता है परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिल जाए ये क्वेश्चन। ठीक है, बताइए, द अल्टीमेट रिसोर्सेज नाम जूलियन लिंकन साइमन का नाम, कब ये किताब प्रकाशित हुई थी? (1981) में।
किस पर ये किताब थी? मनुष्य पहले से संसाधनों पर इतना निर्भर नहीं था जितना आज है। समय और मांगों की बदलती प्रवृत्ति के कारण संसाधन दुर्लभ हो जाते हैं और व्यक्ति इनको इकट्ठा करने की कोशिश करने लगता है और इनकी आवश्यकताओं की मांग भी बढ़ने लगती है, तो जिससे विकल्प में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन सही जाता है आपका बी वाला। 9 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वजाति केंद्रिता बताइए किसे कहेंगे? बताइए। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक समूह, यह प्रवृत्ति होती है कि अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता को मानते हैं। समूह अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ और दूसरी संस्कृति को हेय समझता है और वह अपने मूल्य, मानदंड, परंपरा, संस्था के आदर्शों को ही महत्व देता है और दूसरे संस्कृति में अपेक्षाकृत एक दूसरे या एक दूरी बनाकर रखता है। जी सर, फोर्थ। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए था? सर पहले का 4 होगा, ए का 4। ओके। पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण में क्या शब्द हो सकता है? ये सर थर्ड, पश्चिमी संपर्क में। पश्चिमी संपर्क के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से हमारे समाज में अहम परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। संस्कृतिकरण, निम्न जाति के समूह का उच्च समूह जाति। रूप में उच्च जाति पहला। तथा और अवस्थाओं के प्रारूप या उच्चतर, है ना, के लिए अपना लेते हैं और आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं, है ना। और एक प्रभु जाति होगा सर ये। प्रभु जाति, आर्थिक राजनीतिक शक्ति, जी बिल्कुल, ये प्रभु जाति। ये प्रभु जाति है। तो पहले का 3 हो गया। 4 3 1 2 देखिए। सी सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रम को सम्मिलित करता है? बताइए। सर महिलाएं पर्यावरण विकास। देखिए, महिला में अगर मैं बात करता हूं तो विकास में महिलाएं, है ना, Yes, sir. गरीबी उन्मूलन, कल्याण, निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है। महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों को वंचित वर्गों के कल्याण कार्यक्रम और योजनाओं के साथ संबद्ध करके गरीबी समापन का प्रयास किया जाता है। संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। संपूर्णानंद आश्रम ओपन जेल से संबंधित है ना? किससे है? ओपन जेल से है। ओपन जेलों की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? जेलों की भीड़ को कम करना था, अच्छे स्वभाव को पुरस्कृत करना था, स्वविश्वास के साथ प्रशिक्षण देना था, है ना, सार्वजनिक कार्यों के लिए भरोसेमंद अस्थायी श्रमिक मुहैया कराना, निराशा को रोकना, है ना, आशा का संचार लंबी अवधि के लिए करना, इन शब्दों को दर्शाता है। ठीक है, विकल्प बताइए। बी सर। बिल्कुल। देखिए आगे, ये सवाल देखो बहुत आसान है। सामाजिक संगठन जिसमें व्यक्तियों के पास शक्तियों और सत्ता होती है, शक्ति और सत्ता होती है, बताइए।
पितृसत्ता होगा, पितृतंत्र होगा, पितृसत्ता, पितृतंत्र, यस सर। है ना, पितृतंत्र होगा। शक्ति और सत्ता का संकेंद्रित पुरुषों के पास होता है, चल अचल संपत्ति का बंटवारा पुरुषों के बीच होता है ना, तो पितृ जी सर। कहलाएगा ना वो। तो सही ऑप्शन तो आपको यही जा रहा है, ठीक है, पहले का 3। तीसरा। यह धारणा है कि सेक्स स्वाभाविक रूप से दूसरे से श्रेष्ठ होता है। सर ऑप्शन 4 लिंगवाद। लिंगवाद। लिंगवाद बिल्कुल सही जवाब है। सामाजिक व्यवस्था जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार विरासत में मिलता है। मात्र सर। मात्रता। मातृतंत्र। जननीति आधारित कार्यक्रम जो मानव जाति का निश्चित तरीकों से व्यवहार करने के लिए पहले से ही प्रवृत्त करता है। कौन सा option बायोग्राम में दिए। बायोग्राम में। पहला सर। बायोग्राम में। वोट बैंक की परिकल्पना किसने की है, बताइए। वोट बैंक की परिकल्पना AR देसाई। M.N. श्रीनिवासन ने की है। 1955 में इनकी एक किताब आई थी, सोशल सिस्टम ऑफ अ मैसूर विलेज। किसकी थी ये? M.N. श्रीनिवास की थी। जी सर। तो इस पेपर में राजनीतिक प्रभाव के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इन्होंने अपने लेख में बताया कि किस प्रकार नेताओं ने, यानी राजनीति, लोगों को जाति व्यवस्था के आधार पर वोट बैंक में परिवर्तित कर दिया है ना। तो इसमें किसी जाति को अपनी ही जाति विशेष की व्यक्ति को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो M.N. श्रीनिवासन का काम होता है यहाँ पे। सर इसका सन क्या बताएं, कब आई थी वो? 1955। ओके सर। चलिए, अभिकथन और कारण। लिंग भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होने के बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होता है। बताइए, सही है भाई? सही है। जो लिंग सही है भूमिकाएं सर। जैविक रूप से निर्धारित होने के बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होती है, ठीक है। लिंग की सांस्कृतिक संकल्पना मानव गुणता की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व और नारीत्व के दो प्रतिकूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित करता है। सर सही है। बिल्कुल सही है। जी सर। अब बताइए, व्याख्या है या नहीं? सर व्याख्या है। बिल्कुल। यहाँ इस प्रश्न की सही व्याख्या भी है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जाएगा। भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न होती है सबसे ज्यादा? बताइए। सर ऑप्शन ए भी कृषिकरण और आत्म। भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप विकृषीकरण और आत्महत्याएं जैसी अवांछनीय स्थिति उत्पन्न हुई है। भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणति सबसे अधिक अवांछनीय सामाजिक स्थिति में हुई है। अकृषीकरण आत्महत्या के रूप में परिलक्षित भी होता है ना। तो जब विकास कार्यक्रमों का सही तरीके से संचालन ना हो पाए तब लोगों के मन में असंतोष उपजता है। गरीबी, असमानता, ऋणग्रस्तता के कारण किसान विकृषीकरण और आत्महत्या की तरफ क्या कर लेते हैं? आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। इन संदर्भ में एक सवाल और लास्ट देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है?
प्रजनन दर, उच्चतर प्रजनन दर सर। हाँ, प्रजनन दर किसी वर्ग विशेष में कुल वार्षिक जन्मे बच्चे उच्चतर प्रजनन दर के परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है ना। बेहतर पोषण, उच्च स्वास्थ्य की वजह से मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम होने लगती है और उच्च प्रजनन दर के कारण उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात दर के साथ जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग। शाम की क्लास आपकी 7 to 8 वाली है, ठीक है, उसको आप ज्वाइन करिएगा। थ्योरीज हैं और मैंने पूरी जितनी थ्योरी थी सारी थ्योरीज की मैंने PDF बना लिया है। आज आपकी क्लास है और वो सारी थ्योरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, सोशल वर्क की सारी थ्योरीज आपकी PDF एक PDF में बन गई है। ठीक है, वर्ष के साथ आप लोगों को थ्योरीज बनी है सोशल वर्क। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और शाम को क्लास लेंगे। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं भी आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, आसानी से मिल जाएगा और इसके आंसर क्वेश्चन भी मैं आप जी लोगों सर। को शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप में। आप थैंक यू सर।